साथियों, यूजीसी बिल को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। आखिर क्या है यूजीसी बिल और क्यों बवाल मचा हुआ है? यूजीसी बिल का उद्देश्य या जो मतलब है वो ये है कि सरकार इसको इसलिए लाना चाहती है ताकि यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में जो मोस्टली ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज होते हैं, यानी इंटरमीडिएट के बाद के जो कोर्सेज होते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में, उस दौरान अगर स्टूडेंट्स के बीच में किसी भी तरह का जातिगत भेदभाव होता है और किसी भी तरह की जातिगत प्रताड़ना अगर जाति के आधार पर किसी विद्यार्थी के साथ होती है तो उसको एड्रेस करने के लिए है। इसके तहत हर यूनिवर्सिटी को एक कमेटी बनानी होगी और जब भी इस तरह की कोई शिकायत आएगी तो ये शिकायत उस कमेटी के पास जाएगी और वो कमेटी फैसला देगी कि इस मामले में क्या करना है। तो फिर विरोध किस बात का? अगर समानता लाने के लिए अगर ये बिल है तो फिर आखिर सवर्ण इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध की जो असल वजह है वो ये है कि जब ये बिल ड्राफ्ट हो रहा था, यानी जब ये बिल बन रहा था, प्रोसेस में था, तो इसमें एक प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भी विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति इसमें गलत शिकायत करता है और जब ये पाया जाता है कि शिकायतकर्ता गलत इरादे से और गलत तरीके से शिकायत कर रहा है और उसकी शिकायत पूरी तरह से फर्जी और गलत है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी और होना भी चाहिए। क्योंकि अगर किसी को फंसाने के लिए, किसी के पढ़ाई में बाधा डालने के लिए, किसी के करियर में रुकावट पैदा करने के लिए द्वेषवश अगर कोई गलत शिकायत करता है और अगर पाया जाता है तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जिस स्टूडेंट्स को इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जिसकी जांच होगी, वो एक तरह से मानसिक प्रताड़ना का ही सामना करना पड़ेगा। लेकिन ड्राफ्ट में ये प्रावधान था, लेकिन जब बिल को वास्तव में धरातल पर उतारा गया तो इस प्रावधान को हटा दिया गया। यानी जब कोई फर्जी शिकायत करेगा तो जिसके लिए शिकायत हो रही है वो व्यक्ति हर उस मुश्किल दौर से गुजरेगा, हर जांच की प्रक्रिया से गुजरेगा। और कई बार क्या होता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें 2 साल 3 साल यही टेन्योर होता है। तो हो सकता है कोई व्यक्ति, कोई बच्चा द्वेष का शिकार हो जाए और इस पूरी जांच प्रक्रिया में उसके अगर 6 महीने भी खराब हो गए, 6-8 महीने भी खराब हो गए तो उसका पूरा एकेडमिक करियर खराब हो जाएगा। और अगर गलत तरीके से अगर शिकायत की गई है और कई बार अगर अगर सही साबित भी हो गई तो गलत तरीके से ही उस बच्चे का जीवन बर्बाद हो सकता है। तो पहला तो ये है कि गलत शिकायतकर्ता के ऊपर दंड का प्रावधान हटा दिया गया। अब दूसरा जो विवाद का सबसे बड़ा वजह बन के सामने आ रहा है वो ये है कि जो कमेटी बनेगी, जो पैनल बनेगा यूनिवर्सिटी में जो इस शिकायत को हैंडल करेगा, उसमें एक SC/ST का होना मैंडेटरी है, एक OBC का होना मैंडेटरी है, एक महिला का होना मैंडेटरी है, आवश्यक है, और एक फिजिकली डिसेबल्ड का होना आवश्यक है। लेकिन सामान्य वर्ग का उसमें होना आवश्यक नहीं है। और तर्क ये दिया जा रहा है, बहुत तरह से तथाकथित विद्वान है जो ये तर्क दे रहे हैं कि अगर कोई सवर्ण जाति का वहां पर अगर होगा और अगर कोई मामला उसके संज्ञान में आता है तो वो पक्षपातपूर्ण फैसला देगा। अब इस बात को समझिए कि आज़ादी को हमको लगभग 77-78 साल हो गए। 78 सालों में क्या हम अब भी वहीं खड़े हैं जहां पे 78 साल पहले खड़े थे? जब संविधान लागू हुआ, जब रिजर्वेशन का, आरक्षण का प्रावधान किया गया, तो उस समय पर रिजर्वेशन नितांत आवश्यक था, क्योंकि समाज में बहुत सारे भेद थे, बहुत सारे अंतर थे। लेकिन जब आप 78 सालों बाद आज अब सोसाइटी को देखते हैं तो बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनती हैं, OBC समाज से मुलायम यादव मुख्यमंत्री बनते हैं। आज आप देखेंगे कि मुस्लिम उपराष्ट्रपति हो सकता है, एक दलित महिला राष्ट्रपति हो सकती है। यानी वो जो सामाजिक भेदभाव था वो अब दिखाई नहीं देता, वो अब समाप्त हो चुका है। क्या पूरी तरह से समाप्त हो गया है? इसको आपको प्रैक्टिकल तरीके से देखना और समझना होगा। मान लीजिए कि किसी जगह पे 10 यादव हैं, उनका अपना एक एरिया है और उसमें एक अगर कोई बनिया बिरादरी से चला जाता है, अगर उसकी संख्या कम है तो निश्चित तौर पर उस समाज का जिसकी संख्या ज़्यादा है उसका डोमिनेंस तो वहाँ पर रहेगा।
अभी आपने बनारस की एक घटना देखी थी जहाँ पर एक गांव था जहाँ पर बड़ी संख्या राजभरों की थी और उसके चलते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे संजय सिंह जी, उनके ऊपर ही हमला हो जाता है और लास्ट में उन्हें ही दोषी साबित किया जाता है, उनके ऊपर ही मुकदमे लगा दिए जाते हैं। फिर बहुत हो हल्ला होता है, जांच होती है और चीजें निकल कर सामने आती हैं। लेकिन इस प्रावधान के तहत ये मान लिया जाता है कि अगर कोई सवर्ण समाज से आता है, कोई बनिया है, कोई कोई राजपूत है, कोई श्रीवास्तव है, कोई अगर ब्राह्मण है, तो वो पीड़ित हो ही नहीं सकता है। अभी किस तरह का लॉजिक है? यानी कहीं किसी की भी संख्या ज्यादा हो सकती है, उस संख्या के आधार पर डोमिनेंस हो सकता है। हमने भी पढ़ाई की है तकरीबन, अगर मैं अपना अनुभव साझा करूं तो मुझे 25 साल एकेडमिक्स में हो गए, लगातार पढ़ना पढ़ाना चीज़ें करना, एकेडमिक्स से मैं लगातार जुड़ा रहा। लेकिन मेरे जीवन में एक भी ऐसी घटना मेरे सामने नहीं आई जहां पर जाति के आधार पर मेरी किसी से दोस्ती हुई हो, या जाति के आधार पर मेरी किसी से दुश्मनी हुई हो, या जाति के आधार पर मैंने अपने बैठने का जगह तय किया हो। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। और अगर मेरे साथ नहीं हुआ है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अधिकतर लोगों का अपना यही अनुभव रहा होगा। आप बीएचयू में जा सकते हैं, बीएचयू में जाएंगे तो आप देखेंगे कि अगर वहाँ का जो मेस चलता है, तो जिस थाली में आज कोई दलित खाता है उसी थाली में अगले दिन मैं खा सकता हूँ। जिस थाली में कोई एसटी खा सकता है उसी थाली में अगले दिन कोई ब्राह्मण भी खा सकता है, और इसका कहीं से कोई विरोध नहीं है। और अगर आप बीएचयू में जाते हैं, आप वहाँ की चीज़ों को देखेंगे तो आपको इस तरह की चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। तो ये मान लेना कि एक सवर्ण समाज से आने वाला व्यक्ति प्रताड़ित नहीं हो सकता है, आपको ये समझना पड़ेगा कि अपराध का शिकार कोई भी हो सकता है और पीड़ित कोई भी हो सकता है। अब आज़ादी के 78 सालों बाद भी हम अगर उसी चश्मे से देखना शुरू कर देंगे तो निश्चित तौर पर सिर्फ और सिर्फ ये एक पॉलिटिकल आधार है। ये काम नेताओं का होता है, सोसाइटी को बांटना, सोसाइटी को तोड़ना। सबसे बड़ा जो सवर्णों के लिए कष्ट की बात यह है कि जो मुख्यतः जो सवर्ण की जातियां होती हैं, चाहे वो श्रीवास्तव हो, चाहे वो बनिया हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, मैं कुछ का ही नाम ले पा रहा हूँ, एक बड़ा अम्ब्रेला है जिसके अंदर सवर्ण जातियां आती हैं। तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी की समर्थक रही हैं, बीजेपी को लगातार वो वोट करती आई हैं, बीजेपी को लगातार वो मजबूत करती आई हैं। लेकिन जब इस तरह का पक्षपाती पूर्ण रवैया जब अपनाया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जब इस तरह के कानून को लागू किया जाता है, निश्चित तौर पर उनके लिए आहत करने वाली बात हो जाती है। एक सवर्ण होने के नाते मेरी भी अपनी एक पीड़ा है, और पीड़ा ये है कि ये कैसे माना जा सकता है कि सवर्ण कभी पीड़ित नहीं हो सकता है? क्या ये मानकर ही अब सारे कानून बनने चाहिए कि सवर्ण कभी पीड़ित नहीं हो सकता है? और जहाँ तक मैं अपने अनुभव और अपने मन की बात अगर साझा करूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि जाति आधारित भेदभाव समाप्त होना चाहिए। जाति पर आधारित कोई संबंध नहीं होना चाहिए, जाति पर आधारित कोई नीति नहीं बननी चाहिए। उसके लिए सरकार ये प्रावधान कर सकती थी कि अगर कोई भी, चाहे वो एसटी का व्यक्ति हो, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो सामान्य का हो, अगर किसी के साथ भी जाति के आधार पर भेदभाव होता है और अगर वो आरोप सत्य सिद्ध होते हैं तो उसके लिए कार्रवाई होगी। और वो कार्रवाई भी इस तरह की होनी चाहिए कि किसी बच्चे का करियर बर्बाद ना हो। निश्चित तौर पर एक थ्रेट होना चाहिए, कोई दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन दंडात्मक कार्रवाई का मतलब फांसी ही नहीं होती। दंडात्मक कार्रवाई का मतलब एंड ऑफ करियर नहीं होता। दंडात्मक कार्रवाई का मतलब ऐसा होता है कि उसे यूनिवर्सिटी से ही बाहर निकाल दिया जाए। दंडात्मक कार्रवाई में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आज हम लोग पढ़ाते हैं, शिक्षक के तौर पर काम कर रहे हैं, अपना ये सरकारी नियम है कि बच्चों को कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता, बच्चों को पीटा नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे डिसिप्लिन में नहीं रहते या उनके लिए कोई डिसिप्लिनरी मेजर्स नहीं लिया जाता है। उनको दंड भी दी जाती है, उनको सजा भी दी जाती है और काम भी करती है। तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है। लेकिन ये चीज़ लाना कि अगर कोई सवर्ण समाज का उस पैनल में आ जाता है तो वो पक्षपातपूर्ण हो सकता है, बिल्कुल भी हास्यास्पद है। अगर इस तरह से अगर चीज़ों को देखा जाए तो अगर कोई महिला अपराधी, अगर कोई महिला आरोपी अगर कोर्ट में पहुंचती है और जज अगर पुरुष है तो कल के दिन वो महिला भी बोल देगी कि जज पुरुष है और मुझे उससे न्याय की उम्मीद नहीं है। तो क्या इस तरह से देश चलेगा? क्या इस तरह से न्याय मिलेगा? और क्या इस तरह से नीतियां बनेंगी? कैंपसेस में भेदभाव मुक्त कैंपस होना चाहिए, लेकिन ये मान लेना कि कैंपस के अंदर सवर्ण प्रताड़ित नहीं हो सकता है या पैनल के अंदर सवर्ण का होना मैंडेटरी नहीं है, बाकी जातियों का या बाकी वर्गों का होना मैंडेटरी है, ये अपने आप में बांटने वाला है। और
सवर्ण समाज का होने के नाते मैं इस चीज़ का मुखर रूप से विरोध कर रहा हूं और निश्चित तौर पर मैं उन लोगों के साथ हूं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि यूजीसी बिल एक घातक बिल है और कहीं न कहीं सवर्ण समाज के ऊपर एक गहरे चोट का काम कर रहा है। मैं जब इस यूजीसी बिल का विरोध कर रहा हूं तो मैं इस बात का कतई भी विरोध नहीं कर रहा कि यूनिवर्सिटीज में जातिगत भेदभाव समाप्त होना चाहिए, लेकिन जातिगत भेदभाव समाप्त करने के लिए ये मानना कहीं से उचित नहीं है कि सवर्ण पीड़ित नहीं हो सकता है। और साथ ही साथ अगर जो नियम बना है इसमें यह भी प्रावधान होता कि अगर गलत शिकायत की जा रही है या अगर शिकायत करने वाला गलत सिद्ध होता है तो उसके ऊपर भी उसी स्केल में कार्रवाई होगी, तो भी कहीं ना कहीं ये जस्टिफाइड था। लेकिन जिस तरह से इसको लागू किया गया है और जिस तरह से सरकार इसके ऊपर बिल्कुल सख्त और बिल्कुल रिजिड नजर आ रही है, कहीं ना कहीं ये सरकार सवर्ण विरोधी नजर आ रही है। अगर आप संविधान के बारे में अगर जानेंगे और समझेंगे तो आपको ये बात पता चलेगा कि सवर्णों ने संविधान में अपनी शक्ति खोई है और ओबीसी हो या एससी एसटी हो, उनको संविधान ने शक्ति दी है। और ऐसा नहीं है कि सवर्णों से वो छीन कर लिया गया है। भूमि सुधार बिल की बात हो या आरक्षण लागू करने की बात हो या भारत के 563 या 560 जो विरासतें थी जो लगभग मैक्सिमम सवर्णों की थी, उनका भारत में विलय हो, ये सारी चीज़ें सवर्णों ने की है और संविधान को मानते हुए की है। वो यहाँ के हर एक नागरिक को मजबूत बनाने के लिए की है। ये उनका एक तरह से समर्थन ही था। लेकिन 78 सालों बाद भी सवर्ण समाज ये दंश झेल रहा है कि उसको एक परपेट्रेटर की तरह, उसको एक अपराधी की तरह समाज में पेश किया जाता है। ये बिल्कुल भी गलत है, सरासर गलत है। अगर यूनिवर्सिटीज को अगर बेहतर बनाने के लिए कोई कानून बन रहा है तो उसमें जातिगत भेदभाव ना तो पैनल में होना चाहिए, ना तो जातिगत भेदभाव स्टूडेंट्स की बेसिस पर होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो ठेस पहुंचाने वाली बात है वो ये है कि आज आप देखेंगे कि कोई राजभर समाज का नेता है जो मुखर होकर राजभरों की बात रखता है, कोई दलित समाज का नेता है जो बिल्कुल मुखर होकर दलितों की बात रखता है, और आप देखेंगे कि अगर कोई मुस्लिम समाज का नेता है तो मुखर होकर मुस्लिमों की बात करता है। और अगर जरा सा भी उनके कम्युनिटी के ऊपर या कम्युनिटी के लिए अगर कोई बात कही गई तो सदन से लेकर सड़क तक बवाल मचाने लगता है। लेकिन इतना बड़ा नियम पारित हो गया, इतनी बड़ी बात हो गई, लेकिन क्या मजाल है कि सवर्ण नेता अपने मुंह से कुछ कह पाए। बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, और इससे साधे हुए हैं क्योंकि उनको अपनी पॉलिटिक्स प्यारी है, उनको अपनी राजनीति प्यारी है, उनको अपना पैसा प्यारा है, उनको अपनी शक्ति प्यारी है। जब देखेंगे, जब भले ही भारतीय जनता पार्टी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जब भी चुनाव होता है तो छोटे छोटे नेताओं से जो शुद्ध रूप से जाति की राजनीति करते हैं उनसे गठबंधन होता है। चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे वो निषाद पार्टी हो, चाहे वो बहुत सारी पार्टियां हैं, वो शुद्ध रूप से जाति की राजनीति करती हैं और वैसे पार्टियों से, वैसे नेताओं से सिर्फ जातिगत समर्थन लेने के लिए गठबंधन होता है। यानी भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति करती है। तो भारतीय जनता पार्टी में जो सवर्ण नेता हैं, फिर उनको लकवा क्यों मार जाता है जब सवर्णों के ऊपर इस तरह से चोट होता है? तो क्या उन्हें अपनी जाति की चिंता नहीं होती है? ये कुछ गंभीर विषय है जो मैंने आपके सामने रखा है, और मेरे बात को बिल्कुल इस तरह से ना लिया जाए कि मैं एक कम्युनिटी के खिलाफ बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्टूडेंट हो, किसी के भी घर का बच्चा हो, अगर उसके साथ प्रताड़ना होती है, उसके साथ कोई अत्याचार होता है, तो हर स्थिति में ऐसा नियम, ऐसा कानून होना चाहिए कि उसके साथ न्याय हो। कोई भी अन्याय किसी भी समाज के बच्चे के साथ, किसी भी समाज के व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए। और अभी जो ये वर्तमान यूजीसी बिल लागू हो रहा है, जिस फॉर्म में और जिस तरह से लागू किया जा रहा है, निश्चित तौर पर सवर्णों के साथ एक तरह से कह सकते हैं कि अनिश्चित काल तक चलने वाला अत्याचार शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर नियम लागू हो जाता है, अगर ये चीज़ें धरातल पर आ जाती हैं, तो शिकायतकर्ता द्वेष के उद्देश्य से भी शिकायत कर सकता है, और जब तक सच सामने आएगा तब तक 2 साल खत्म हो जाएंगे, तब तक एक स्टूडेंट का जीवन बर्बाद हो सकता है। और दूसरी चीज़ कि जो पैनल बनेगा, उस पैनल में एससी, एसटी, ओबीसी या कैटेगरी नहीं रहेगी। उस पैनल में
कोई भी जा सकता है योग्यता के आधार पर। उनका एक क्राइटेरिया होना चाहिए, उनकी अपनी एक योग्यता होनी चाहिए, उस योग्यता के आधार पर उस पैनल में कोई रहना चाहिए। जिस तरह से जजों की नियुक्ति होती है, तो क्या जजों की नियुक्ति कभी इस आधार पर होती है कि इसमें एससी एसटी होगा, इसमें ओबीसी होगा और इसमें जनरल होगा? बिल्कुल नहीं। एक मानक होता है, एक एग्जाम होता है, एक क्राइटेरिया होता है। उस क्राइटेरिया को जो भी पार करता है वो उस जगह पे बैठता है। तो अगर ये पैनल न्याय करने के लिए बैठ रही है, या अपराधों को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए बैठ रही है, तो ये कैसे मान लिया जाए कि फला फला जाति का होना चाहिए और फला जाति का नहीं होना चाहिए? अगर ऐसा हो रहा है तो माफ करिएगा, निश्चित तौर पर ये बच्चों को यूनिवर्सिटी लेवल पर, जहाँ पर जिसको शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, उस स्तर पर बच्चों के मन में भेदभाव डाला जा रहा है, ताकि वो जातिगत आधार पर बटे रहें, जातिगत आधार पर लड़ते रहें। अभी मैंने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से देखा कि बहुत सारे ओबीसी से जो आने वाले लोग हैं, बहुत सारे एससी एसटी कम्युनिटी से आने वाले लोग हैं, वो इस बात को लेकर चिढ़े हुए हैं कि क्या प्रॉब्लम है यूजीसी बिल में। अब समझिए, कोई गलत शिकायत करता है तो उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, और कोई सवर्ण समाज से आने वाले व्यक्ति कभी पीड़ित नहीं हो सकता है। ये दो बातें काफ़ी नहीं है इस मूर्खता को समझने के लिए कि किस तरह से कानून बनाए जा रहे हैं। क्या इस देश में सबको समान अधिकार नहीं मिलना चाहिए? अगर किसी को रिजर्वेशन मिला हुआ है, किसी को सरकारी सुविधाएं मिली हुई हैं, बिल्कुल उसको मिलना चाहिए, क्योंकि वो बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं, वो उतने समृद्ध नहीं है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन मान लेना कि आज़ादी के 78 साल बाद भी सवर्ण जो है वो पीड़ित नहीं हो सकता है। आज तो आप देख रहे हैं कि जो सोसाइटी है वो क्लास के आधार पर भी बटी हुई है। जो सोसाइटी में जो डोमिनेंस होता है वो इस बात से होता है कि किस पर्टिकुलर एरिया में, किस पर्टिकुलर जगह पे किस जाति की संख्या ज़्यादा है। तभी तो आप देखेंगे कि बिहार में जो लालू यादव उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो गए, उनको जेल हो गया, कोर्ट ने भी फटकार लगाई। अभी कोर्ट ने लालू यादव के ऊपर लैंड फॉर जॉब के जो मामला था, उसमें कोर्ट ने कहा कि जो पूरा यादव परिवार था वो एक क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम कर रहा था। लेकिन आज चुनाव हो जाए तो या तो उनकी पार्टी एक अच्छे सीट के साथ आएगी, या फिर उनको एक अच्छा वोट शेयर मिलता है। क्यों मिलता है? जाति के आधार पर मिलता है। तो वहां पर उनकी जातिगत संख्या ज्यादा है, इसलिए वहां पे चुन के भी आते हैं, वहां के मुख्यमंत्री भी बने, और उनका प्रभुत्व भी है। भले ही वो अपराधी साबित हुए, लेकिन फिर भी वो चुन के आएंगे। तो ये चीजें दिखाते हैं कि डोमिनेंस इस आधार पर होता है कि कहां पर किसकी संख्या ज्यादा है। तो किसी यूनिवर्सिटीज में या किसी पर्टिकुलर जगह पे किसी की भी संख्या ज्यादा हो सकती है, और हो सकता है कि सवर्णों की संख्या कम हो जाए। लेकिन ये मान लेना कि वो सवर्ण है तो वो पीड़ित हो ही नहीं सकता है, वो अपराधी ही होगा। ये बहुत ही घातक विचारधारा है जो यूनिवर्सिटी स्तर पर लोगों के जहन में डालने की कोशिश की जा रही है। मैं सोनू सिंह इस यूजीसी बिल का विरोध करता हूं, और मैं आप सभी सवर्ण समाज के लोगों से आग्रह करता हूं कि कुछ लड़ाइयां आपको स्वयं लड़नी पड़ती हैं, और ये वही समय है जब आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस तरह से अगर आपके खिलाफ कोई नियम बना दिया जाता है और आप चुप्पी साध लेते हैं, तो आने वाली पीढ़ियां प्रताड़ित होती रहेंगी। आज सवर्णों की स्थिति ये हो गई है कि सवर्ण राजनीतिक रूप से दलित हो गया है, यानी उनका कोई नेता नहीं है, उनके मुद्दे को संसद में उठाने वाला नहीं है, उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है, आपकी कोई भागीदारी नहीं है, आपका कोई नेता नहीं है, आपका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, कहीं से आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। और अगर संख्या की भी बात करेंगे तो संख्या में भी आप मुट्ठी भर बचे हैं। और अगर सही ढंग से आकलन हो जाए, सही ढंग से अगर जनगणना हो जाए, तो आपको पता चलेगा कि आप तो अल्पसंख्यक भी हैं। यानी अगर कम संख्या के आधार पर, अल्पसंख्यक होने के आधार पर अगर रिजर्वेशन जो दिया जाता है, उसके सही हकदार तो आप हो जाएंगे, क्योंकि आपकी संख्या बहुत कम है। और जो अल्पसंख्यक बन के जो लाभ ले रहे हैं, असल में उनकी संख्या आपसे बहुत ज़्यादा है। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि पॉलिटिक्स के नाम पर आप चुप हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स के नाम पर सवर्णों का कोई नेता नहीं है, सवर्णों का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है। तो आपको अपने घरों से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको अपने जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा कि जब इस तरह का काला कानून आता है तो आपको तथ्य के आधार पर, तर्क के आधार पर अपना विरोध दर्ज कराना पड़ेगा। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, लेकिन अपनी मांग को और अपनी पीड़ा को जरूर रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियां कम से कम आपको कोसे न। आज जहां हर जाति में नेता है, और हर जाति का नेता अपने जाति के लिए मुखर होकर आवाज उठा रहा है, मुखर होकर लड़ रहा है, आज सवर्ण समाज बिल्कुल गायब है, बिल्कुल नदारद है।
शायद उनकी कोई बात उठाने वाला नहीं है, चाहे वो कोई भी दल होता। अगर इस तरह का कानून किसी भी जाति के खिलाफ या किसी भी वर्ग के खिलाफ आया होता तो आज उनके नेता सड़क से लेकर संसद तक हंगामा कर दिए होते। लेकिन आज सारे नेता चुप्पी और मौन साधे हुए हैं और आम आदमी विरोध कर रहा है, आम आदमी अपनी आवाज उठा रहा है, लेकिन कोई भी नेता अपनी आवाज उठाने को तैयार नहीं है। नपुंसकता एक दिन आपको आपके सीट समेत खा जाएगी और आपके समाज को भी गर्त में धकेल देगी। उठो, जागो और अपने अधिकार के लिए लड़ो। जय हिंद, जय भारत।